नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। दिल्ली और बिहार में यूं तो दिसंबर की रातों में पारा बहुत नीचे है और सर्द रातें हैं, सर्द दिन हैं, लेकिन सियासी पारा बिहार से लेकर दिल्ली तक बहुत हाई हो चला है, क्योंकि नीतीश कुमार चुप हैं। उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। लगातार उनकी चुप्पी पर सस्पेंस बरकरार है और इस सबके बीच नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं। 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर हैं। उनका क्या एजेंडा है, वो क्या करने वाले हैं, किससे उनकी मुलाकात होगी, इस सब पर कोई भी बात नहीं की गई है जेडीयू की तरफ से अब तक। अब तक सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है, अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें तो हमने देखा है कि जब जब नीतीश कुमार एक लंबी खामोशी इख्तियार करते हैं तो वो कुछ बड़े और कड़े फैसले लेते हुए हमें नजर आए हैं। पलटूराम की उपाधि उनके नाम के साथ जुड़ गई है, इसीलिए वो जो कहते हैं उस पर लोगों को कम यकीन होता है और लोगों को लगता है जब जब वो किसी बात को बहुत कन्विक्शन से, बहुत दृढ़ता से कह रहे हैं, वो ठीक उसका उलट करते हुए भी नजर आ सकते हैं और ऐसा हुआ भी है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की और अब तक की खबरों के मुताबिक ना तो उनका कोई प्लान है कि वो अमित शाह या नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से नहीं दी गई है। और अभी तक उन्होंने बीजेपी के किसी बड़े नेता से, बीजेपी के किसी नेता से कोई मुलाकात नहीं की है। उन्होंने सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है और इसीलिए वो चेकअप कराने के लिए आए हैं। और इसको लेकर भी तरह तरह की बातें कही जा रही है। ये किस तरह का चेकअप है? क्या ये कोई राजनीतिक चेकअप है जिसके लिए नीतीश कुमार यहां पर आए हैं? और ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसकी मैं कई वजहें आपको बताने जा रही हूं। आपको हाल ही में याद होगा कि अमित शाह ने जो बयान दिया था एक टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में, जहां उन्होंने ये कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मीटिंग है उसमें तय किया जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार का नाम उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिया, ना ही उनके नाम पर मोहर लगाई और उसके बाद से ही सियासत गर्म हो गई। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी तब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इसके बाद आपको याद होगा गिरिराज सिंह ने यह कहा कि नीतीश कुमार तो इतने महान हैं कि उनको भारत रत्न देना चाहिए। तो फिर ये कहा गया कि भारत रत्न, क्या इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार सियासी तौर पर रिटायर हो जाएं और उनको भारत रत्न देकर खुश कर दिया जाए? इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच एक मीटिंग बुलाई गई एनडीए की और जेपी नड्डा के घर पर, और इस एनडीए की मीटिंग से नीतीश कुमार नदारद थे। जिस लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी वो थी कि अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो आपत्तिजनक, अपमानजनक जो टिप्पणी की थी संसद के अंदर, उसमें एकजुटता दिखाई जाए और अमित शाह के साथ एनडीए खड़ा नजर आए। वो मीटिंग भी पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आई, पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आई और उससे भी नीतीश कुमार पूरी तरीके से नदारद थे। नीतीश कुमार ने इस सब को लेकर कोई अपनी बात अभी तक नहीं की है। एक लंबी खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है। प्रगति यात्रा पर है। प्रगति यात्रा के बीच, या उससे कहें कि उसे थोड़े दिन के लिए उसको रद्द करके वो दिल्ली आए हैं, लेकिन दिल्ली में भी उनके आने का मकसद क्या है, इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, फरवरी के महीने में चुनाव होंगे। जेडीयू अपने कैंडिडेट्स दिल्ली में भी उतारती रही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचल का बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको लेकर दिल्ली में सियासत भी हो रही है। और जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था कि हमारी बीजेपी से बातचीत चल रही है, कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर बातचीत होगी। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जबकि दिल्ली में है, इस सब को लेकर भी कोई बातचीत नहीं की गई है। इस सब के बीच आरजेडी की तरफ से जिस तरह का ऑफर दिया गया उनके एक विधायक की तरफ से कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं और संभावनाओं से राजनीति में किसी भी तरीके का इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद तो और ज्यादा कयास लगाए जाने लगे कि क्या नीतीश कुमार किसी भी वक्त पलटी मार सकते हैं। और इसकी एक और वजह यह भी है कि आप ये देखिए कि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से
दो दो पार्टियां तोड़ी गई और उसके बाद बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के अपना मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया और दो पार्टियां जिनको तोड़ा उनका एक उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया और पार्टियों के साथ सबके साथ वो क्या कुछ करते रहे हैं, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी किस तरह से वो इस्तेमाल करते रहे हैं, इसके आपको अनेकों मिसालें तमाम राज्यों में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी, क्योंकि दो जो बैसाखियां हैं केंद्र में, उनमें से एक है नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं और नीतीश कुमार जरूरत है नरेंद्र मोदी की, केंद्र की जरूरत है, नीतीश कुमार को ये बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस सब के बीच उन्हें ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करने में माहिर है। अगर वो महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ सकती है तो नीतीश कुमार की पार्टी भी तोड़ सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में कोई इस तरह का कोई उत्तराधिकारी या कोई सेकंड लीग की जो लीडरशिप है वो तैयार नहीं की है। और बीजेपी को ये लगता है या दिख भी रहा है कि ये आखिरी पारी है नीतीश कुमार की सियासी तौर पर। नीतीश कुमार भी अपने आप को पूरी तरीके से असर्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ बीजेपी भी अंदर खाने अपना खेल कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या संजय झा एकनाथ शिंदे बनते हुए नजर आएंगे? क्या एकनाथ शिंदे की तरह संजय झा कोई खेल बीजेपी के साथ मिलकर कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ा जा सकता है? 2025 में बिहार में चुनाव है। बिहार बीजेपी के लिए और देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जितना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा वो इंडिया गठबंधन के लिए है, क्योंकि बिहार के चुनाव से न सिर्फ बिहार की राजनीति बदलने जा रही है बल्कि बिहार के चुनाव से देश की राजनीति बदलेगी, क्योंकि दो बैसाखियों में से एक है नीतीश कुमार। इसीलिए ये तमाम तरह के सवाल अब उठ खड़े हुए हैं और अगर धुआं है तो यानी कि कहीं ना कोई चिंगारी या आग तो है, क्योंकि ऐसे ही ये खबरें नहीं है, ऐसे ही नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए हैं, ऐसे ही नीतीश कुमार ने खामोशी इख्तियार नहीं की हुई है, ऐसे ही नीतीश कुमार ने अब तक बीजेपी के किन्हीं बड़े नेताओं से मुलाकात नहीं की है और ऐसे ही नीतीश कुमार डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंच गए। और आप देख ही रहे हैं कि बीपीएससी छात्रों के साथ किस तरह का जुल्म और बर्बरता जो है वो की जा रही है बिहार में, उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। और इसीलिए अब ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या नीतीश कुमार किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं? क्या जो उनका बड़ा गेम प्लान है, क्या उसकी बिसात बिछानी उन्होंने शुरू कर दी है? क्या हम आगे आने वाले दिनों में जल्द ही कुछ देखेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है आने वाले जो 15-16 दिन हैं वो बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं मकर संक्रांति के बाद, और तब तक का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि उस वक्त कोई बड़े काम नहीं किए जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार जमीन तलाशने के लिए दिल्ली में आए हैं, उसको टटोल रहे हैं, नफ्स को टटोल रहे हैं। और अगर इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता से अगर उनकी कोई गुपचुप या अलग तरीके से कोई मुलाकात होती है तो आप समझ लीजिए कि गेम शुरू हो चुका है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि इसकी हम चर्चा कर सके। मेरे साथ अमिताभ श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ओमकारेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। यूसुफ अंसारी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यूसुफ साहब, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अमिताभ जी, शुरुआत में आपसे करूं, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, और इस दौरे के दौरान उनका अभी तक किसी बीजेपी के बड़े नेता या किसी भी नेता से कोई मुलाकात ना होना, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और जब उन्होंने लंबी खामोशी इख्तियार की है, उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं। और अभी उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की, समझा जा सकता है, जाहिर सी बात है, उन्हें वो अगर दिल्ली आए हैं तो मिलना है। लेकिन प्रगति यात्रा के बीचों बीच आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि वो दिल्ली आए हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं और अभी तक खामोशी नहीं तोड़ी है उन्होंने, और ना ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी से अभी तक मुलाकात की है? बहुत शुक्रिया बुशरा जी, आपने जो अपनी प्रस्तावना दी थी इस खबर के संदर्भ में, उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। जो आपने कहा कि इस मौसम में नीतीश कुमार का दिल्ली आना अचानक से ठंड के बीच में कहीं ना कहीं सियासी पारे को बढ़ा देता है, और ये अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के जब से अमित शाह का बयान आया, फिर उसके बाद विजय शर्मा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका जो बयान आया, उसके बाद जिस तरीके से वहां की सियासत ने करवट ली, और खासतौर से जो बीपीएससी का मामला आंदोलन का छात्रों का हुआ, उसमें जो वहां की पुलिस प्रशासन ने जो किया, लाठीचार्ज किया, उसको लेकर के जो एक माहौल बना,
तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह की सियासी सरगर्मी जो है बिहार को लेकर के बढ़ गई है। और हम ये भी सब जानते हैं, आपने खुद भी कहा कि बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए और आरजेडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के लिए। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब दिल्ली आते हैं और वो एक कहना चाहिए बड़े क्रिप्टिक अंदाज में मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मिलते हैं, जो कि एक औपचारिकता है जिसके लिए उनको आना था। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते नहीं, या उनके बीच में इस तरह की चर्चाएं आ रही कि उनको राहुल गांधी से मुलाकात करनी है, ये सब तमाम सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमको ये याद रखना चाहिए नीतीश कुमार के संदर्भ में, वो सिर्फ पलटू राम की जो उनकी एक छवि बनी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत अजीब ढंग से फैसले एकदम अचानक लेने के लिए और चौंकाने के लिए विख्यात रहे। यही सर्दी का मौसम था, यही दिसंबर जनवरी का मौसम था जब वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए थे। आपको यानी 2024 अब खत्म हो रहा है, लेकिन 2024 की जब शुरुआत हुई थी तो जनवरी के महीने में ही उन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। और उसके बाद की कहानी हमको मालूम है, किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े लोकसभा का, और फिर क्या हुआ, किस तरह से शानदार एक परफॉर्मेंस हुआ। और उस परफॉर्मेंस के शानदार होने की वजह से ही वो भारतीय जनता पार्टी के कहना चाहिए कि संकट मोचक के तौर पर उभरे। यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दो लोगों की बदौलत जो है बीजेपी की सरकार चल रही है, ये हम जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं, कहीं ना कहीं ये जो चीजें आ रही हैं बुशरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरह के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उसमें ये कुल मिलाकर के ये एक पेशबंदी है। ये तमाम सारी बातें कहना, देखिए आरजेडी की तरफ से आपने खुद बताया कि तरह तरह के बयान आए हैं जिसमें नीतीश कुमार के स्वागत की बातें कही गई। भाई वीरेंद्र का बयान आया, शक्ति सिंह का बयान है, जो कि आरजेडी के लोग हैं। उनकी तरफ से ये बात आई कि साहब नीतीश कुमार अगर सांप्रदायिक शक्तियों का साथ छोड़ करके इधर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वगैरह वगैरह, उनके दरवाजे खोले हुए। लेकिन फिर तेजस्वी यादव का एक बयान आ गया है। पहले तेजस्वी यादव के रुख नरम दिख रहे थे, लेकिन अभी बयान आ गया कि साहब उनके लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद हैं। तो ये सारी चीजें सियासत में चलती रहती है। वो मतलब जो गालिब का शेर था ना कि बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो कुछ न समझे वाली हालत जो है ये बिल्कुल आ जाती है यहाँ पर सियासत में। और आपने जो अभी नीतीश कुमार की खामोशी की बात कही, तो और मनमोहन सिंह से जोड़ करके तो मुझे मनमोहन सिंह जी का वो शेर याद आ रहा था, जो वो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कहा था कि 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो नीतीश कुमार की खामोशी जो है सवालों की आबरू नहीं रखती है, वो कई सारे सवाल पैदा कर देती है। वो जो है वो तो नीतीश कुमार की खामोशी का बिल्कुल अलग ही मतलब है। और वो उसमें जो एक क्रिप्टिक सेंस छुपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमको, हमारी आपकी बातचीत की वजह भी वही है कि हमको लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार आखिर क्या करने वाले हैं। वहां पर जो इस वक्त चीजें इमर्ज कर रही, जैसे हमने देखा वहां प्रशांत किशोर काफी आगे आते हुए दिख रहे थे। उनकी जो जन स्वराज पार्टी है वो अभी छात्रों के मुद्दे को लेकर के काफी सक्रिय रही है। और अभी मैंने प्रियंका गांधी का भी बयान देखा छात्रों के मुद्दे पर। तो कहीं ना कहीं ये जो छात्रों का मुद्दा है, और बीजेपी सरकार, सॉरी जो जेडीयू बीजेपी की सरकार है, उसमें बीजेपी को लेकर के नीतीश कुमार का अपना जो एक रुख है, वो जो एक कहना चाहिए कि एक तरह से चुप रह करके भारतीय जनता पार्टी को टेंटर हुक्स पर रखना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये उनकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ये जिसको हम पॉस्चरिंग बोलते हैं, ये उस पॉस्चरिंग का हिस्सा है। क्योंकि उनकी, जैसा आपने खुद ही कहा कि केंद्र सरकार में वो साझेदार हैं, उनके मंत्री हैं, और बीजेपी में उनकी सरकार, बिहार में उनकी सरकार चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि जिससे ये इक्वेशन बहुत गड़बड़ाए। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी वालों को वो इस बात के लिए कहीं ना कहीं चेतावनी देना चाहते होंगे कि भाई आप अगर हमारा नाम लिस्ट से काटने वाले हैं तो आप समझ लीजिए, क्योंकि वो उसमें आपको फिर दिक्कत हो सकती है। तो वो बहुत सारी बातें, और आपने देखा कि जैसे ही उन्होंने बयान, जैसे ही ये विजय कुमार शर्मा का बयान आया पहले, तो उसका तुरंत बीजेपी वालों ने उस पर जो है एक तरीके से यू टर्न भी लिया, उसको लेकर के काफी सफाइयां भी आई, तमाम सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। और ये जो तमाम उठापटक चल रही है, कुल मिलाकर के इसीलिए चल रही है कि वो जो एक चुनाव से पहले की कहना चाहिए आपसी रस्साकशी होती है बीजेपी और जेडीयू के बीच में। क्योंकि ये तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को लेकर के जहां जहां उसने जिनके साथ में किया है, तो उनको वो कहना चाहिए कि डिस्ट्रॉय करती है या उनको डिसिमेट करती है। जैसे कि हमने अभी महाराष्ट्र में देख लिया कि अब एकनाथ शिंदे जो है वो पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो डिप्टी सीएम बन गए। तो वो जो चीजें हैं वो कुल मिला करके कहीं ना कहीं ये एक
नीतीश कुमार की तरफ से मुझे लगता है एक संकेत मात्र है बीजेपी के लिए। पोस्चरिंग के लेवल पर ये इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें अभी बहुत ज्यादा तत्काल कुछ ऐसा देखा जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि नीतीश जी जिस तरह के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं सबके लिए एक सूत्र छोड़ के रखना चाहते हैं, ताकि जिससे हर आदमी जो है उनसे उम्मीद बांध करके, क्योंकि वो एक आपको याद होगा पोस्टर आया था कि नीतीश सबके हैं, जो पिछली बार आया था नीतीश सबके हैं। तो जो सबके हैं वाला जो एक उनका एंगल है, वो सबके लिए वो खोल के रखना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, किसी को भी अगर ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं, लेकिन वो सबसे पहले अपने लिए अपना फायदा देखेंगे, और जाहिर बात है उनका फायदा इस वक्त मुख्यमंत्री बने रहने में, और आगे भी जब चुनाव के बाद तो मुख्यमंत्री बनने में ही होगा, और वो यही चाहेंगे कि वो एक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन उसको और मजबूत करें, उसमें एक नया सिरा जोड़ें। तो मुझे तो लगता है कि ये जो चीज हो रही है, ये खेल जरूर है इसमें, इस खामोशी में, लेकिन इसमें ऐसा मुझे कोई नहीं नजर आ रहा है कि जिसमें हम ये पढ़ लें कि अभी तत्काल ये पढ़ना शुरू कर दें कि वो नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से अलग होंगे, मतलब उससे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। जी ओके। बहुत सारे आपने यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखे हैं। यूसुफ साहब, आपको क्या लग रहा है? ओमकारेश्वर जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। यूसुफ साहब, आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और उसमें किसी बड़े नेता से अब तक कोई मुलाकात उनकी ना होना, और ऐसे वक्त में जब इतने कयास लगाए जा रहे हों, इतने सवाल उठाए जा रहे हों, जब अमित शाह ने इस तरह का बयान दिया हो, उस सब के बीच उनका न मिलना अभी तक, क्या आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है? ये सीटें किसनी किसको मिले ये उसके लिए है? क्या दिल्ली में भी वो कुछ सीटें चाहते हैं, या फिर आप इसके पीछे कोई और खेल देख रहे हैं? एसोसिएशन है बीजेपी के साथ, वो तो 1999 से शुरू हुआ था, और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जिस तरह जनता दल यूनाइटेड, ओंकारेश्वर जी साथ हमारे बैठे, हम लोग रिपोर्टिंग में साथ साथ थे, वो किस तरह का आइडिया आया था कि बीजेपी को 99 के चुनाव में सपोर्ट किया जाए। और उसके बाद वो जरूर है कि पिछले मोदी के सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने पलटी जरूर मारी है, लेकिन वो जो एक बार बीजेपी के साथ उनका एसोसिएशन बना था 1999 में, वो एसोसिएशन ज्यादा मजबूत है, बीजेपी के साथ वो सहज महसूस करते हैं। ये बात उन्होंने पिछली बार भी कही थी, और 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि बीच में हमसे 2 बार गलती हुई और अब हम गलती तीसरी बार नहीं करेंगे। हालांकि ये बयान उनका जब भी उन्होंने गलती की है तब आया है, और ये ऐसा बयान है, टैक्टिकल बयान है, ये इधर भी सही बैठता है, उधर भी सही बैठता है। यानी जब वो इधर आने की गलती करते हैं तो उधर के लिए ठीक बैठता है, जब उधर जाने की गलती करते हैं तो उधर के लिए ठीक बैठता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार एक हाईली पॉलिटिकल माइंड वाले व्यक्ति हैं, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो बनाए रखना चाहते हैं। तो अभी जो आपने जो बुनियादी सवाल उठाया कि वो दिल्ली आए और यहाँ के बीजेपी के किसी बड़े नेता से नहीं मिले, सचमुच ये आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि जब वो दिल्ली आने का कार्यक्रम उनका बना था तो सीएम कार्यालय से ये बात कंफर्म की गई थी। हालांकि ऑफिशियली तो नहीं कंफर्म किया गया था, लेकिन जो खबरें हमने पढ़ी हैं उसमें ये आया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये बात साफ कर दी, सूत्रों ने साफ की है। वो सूत्र कौन से होते हैं ये हमको सबको पता होता है, कि बताया कि भाई उनका जो अभी कार्यक्रम है वो ये है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलेंगे, क्योंकि उनके अंत्येष्टि में वो नहीं आ पाए थे, वो जाके सांत्वना देंगे वहां पर। और उसके बाद बीजेपी के नेताओं के साथ मिलके एनडीए के साथ जो बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति बननी है, सीटों की शेयरिंग होनी है, जो बातचीत होनी है, वो बातचीत करेंगे, और शायद बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे। और नीतीश कुमार का चूंकि पिछले 10 साल में कई बार पलटी खाने का इतिहास रहा है, और पिछले 2 महीने से लगभग हम ये कह सकते हैं कि बिहार की जो सियासी फिजा है उसमें ये चर्चाएं हैं, सरगोशियां हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। प्लस हम ये भी देखें कि सब सेंटर में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद, और इधर जो ये राजनीति हुई है, मस्जिदों के नीचे वोट बैंक ढूंढा जा रहा है, तो उससे बीजेपी के सभी सहयोगी दल जो है वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। उनसे कोई मीडिया वाला जाके पूछता भी नहीं भाई आपकी क्या इस पर राय है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है उनकी राजनीति का बुनियाद ही रहा है कि उनकी उनकी उन्होंने जो अपनी सेकुलर छवि गढ़ी थी वो उससे उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। और ये वजह है कि बीजेपी के साथ जब भी वो छोड़कर आए तो उन्हें जनता ने वहां पे हाथों हाथ लिया, और सम्मान दिया, सब कुछ दिया। और ये आज भी देश में जो सेकुलर मिजाज लोग हैं वो ये तवक्को करते हैं कि वे मोदी सरकार से बीजेपी नीतीश कुमार कब अलग होंगे। ये बात कही जाती है, अब कली चौराहों पे आप जाइए तो इस बात की चर्चा मिलेगी कि भाई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू 2 ऐसे लोग हैं जो बैसाखी हैं, और अगर ये हट जाते हैं तो मोदी सरकार गिर सकती है।
तो जो लोग भी इस ख्याल के हैं कि भाई मोदी सरकार को गिरना चाहिए या इसका रहना ठीक नहीं है, तो उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि हम नीतीश कुमार उससे अलग हो। अब नीतीश कुमार को किसमें फायदा है, ये नीतीश कुमार देखेंगे। क्योंकि पहली बात यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में 2005 से अगर हम देखें तो लगातार बने हुए, बीच में उन्होंने 1 साल के लिए शायद 7-8 महीने के लिए जीतन मांझी को बनाया था मुख्यमंत्री। उसके बाद से तो लगातार वही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अगले चुनाव में क्या होगा, क्या उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के संशय है। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, और बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब बिहार को छोड़ दिए, महाराष्ट्र को देखिए, उससे पहले असम को देखिएगा। और एक और ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का है कि बीजेपी गठबंधन की राजनीति में अपने इतनी महारत हासिल कर चुकी है कि जिस स्टेट में वो अपने सहयोगी दल के कंधे पे रख के अपनी एंट्री मारती है, बाद में उसको निगल लेती है और खुद आगे आ जाती है। ये हमने असम में देखा, हमने हरियाणा में देखा और कई और राज्यों में भी देखा। महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी कभी किसी जमाने में शिवसेना की जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन बाद में आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। 145 सीटों पर चुनाव लड़के वो 130 सीटें जीत कर आई है। तो शिंदे के पास अजित पवार तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, लेकिन शिंदे मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। अगर बीजेपी से ज्यादा सीटें उनको आती या बराबर सीटें भी आते तो शिंदे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। लेकिन अब हालात ऐसे बने कि शिंदे को उन्हीं की अपने जिस सरकार के वो मुख्यमंत्री थे उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। अब अगला नंबर बिहार का है। बिहार में पिछली बार बीजेपी ज्यादा सीटें लाई थी, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि नीतीश कुमार को डैमेज करने में भी बीजेपी का एक बड़ा रोल था। उन्होंने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को सभी सीटों पर लड़ने में मदद की, उसकी वजह से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो अब उससे भी कम अगर सीटें बीजेपी को आती है तो नीतीश कुमार किस मुंह से कहेंगे साहब मुझे को मुख्यमंत्री आप बनाइए। तो ये चशल वहां शुरू हुई है एनडीए में। और चूंकि नीतीश कुमार पिछली बार जब गए थे यूपीए, इन्हीं दिनों में दिसंबर की बात हुई थी, जब दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और फिर हाल में गठबंधन की आखिरी बैठक थी। उससे वो नाराज होकर निकले थे, तभी ये कयास लग रहे थे कि वो एक बार पलटी मारेंगे। और यही हुआ। ठीक 1 महीने बाद 28 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया और वो सीधे बीजेपी में चले गए। तो अब 1 साल होने को, 11 महीने तो हो चुके हैं पूरे। तो 11 महीने बाद क्या वो फिर पलटी मारेंगे? तो ये इसको लेकर के कयास चल रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के साथ आज उसकी मुलाकात करना होना इन कयासों को और बढ़ावा दे रहा है। जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है ओमकारेश्वर जी, कि दिल्ली में होना और किसी बड़े नेता से मुलाकात ना होना, और जिस तरह से अभी यूसुफ साहब ने कहा कि 1 साल होने जा रहा है, कि 1 साल के बाद फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश कुमार खामोश हैं और ऐसे वक्त में खामोश हैं जब उन्हें बोलना चाहिए। क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है, अमित शाह को ये लग रहा है कि जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो उन्होंने आपत्तिजनक जो बात की, अपमानजनक जो बात की, उसके बाद अमित शाह बैकफुट पर हैं। और ऐसे में एनडीए के जो घटक दल है उनको साथ होना चाहिए, लेकिन वो साथ नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। जिस तरह की सांप्रदायिक सियासत पूरी तरीके से हो रही है, जाहिर सी बात है जो समाजवादी उदारवादी जो दल हैं, जिनको सब दलों का, जातियों का या सब मजहब का वोट मिलता है, उनको परेशानी होगी इन तमाम चीजों पे। और ऐसे वक्त में तो और ज्यादा जब आप चुनाव की दहलीज पर खड़े हुए हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, नीतीश कुमार इस समय भारतीय राजनीति के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा 9 बार मुख्यमंत्री रहे पिछले 24 सालों में। और इतने समय से वो बिहार की सत्ता में थोड़े थोड़े गैप के बाद लगातार बने रहते हैं। एक तरह से अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बना रखा है। बीजेपी नहीं चाह के भी उनके साथ समझौता करती है। पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमारे बंद हैं, लेकिन वो बंद दरवाजे खोलने पड़े क्योंकि वो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं कि नहीं, हम उनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ तो बातचीत नहीं होती ठीक से, वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता, आरजेडी के साथ चले जाते फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो सिलसिला है लगातार, वो एक बात तय करता है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लीडर भी हैं। सबसे लंबे सर्विंग चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ सबसे ज्यादा वो किसी की शर्तों पे काम नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पे, आप उनके पलटी मारने को गलत कहिए, पॉलिटिकली कहिए कि साहब सबसे ज्यादा अविश्वसनीय है, तो वो अपनी शर्तों पे राजनीति करते हैं।
इसलिए जब वो एक दिन भी खामोश हो जाएं तो लोगों को पसीना आने लग जाता है कि पता नहीं नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। और जब तक आपका पसीना सूखे फिर पता चला कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आ जाएंगे। अभी ये परेशानी, तो वो क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा देखिए, अभी पिछली बार जब उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पे लगभग वो थे, इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी, इंडिया गठबंधन बनाया जाए। वो चाहते थे कि लोग घोषणा कर दें कि मैं ऑफिशियल इसका संयोजक हूं, लेकिन बजाय उसके इंडिया गठबंधन ने ललन सिंह को मेंबर बना लिया उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में। जैसे ही ये पता चला ये चुपचाप उठ के गए, पहले तो ललन सिंह को हटाया पार्टी अध्यक्ष पद से और उसके बाद इंडिया गठबंधन भी छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी आज क्या चाहती है ये हमें समझना पड़ेगा। दो बातें हैं, एक तो विधानसभा का चुनाव आ रहा है जिसमें बीजेपी क्लियर कट चाहती है कि वो महाराष्ट्र का जो मॉडल है वो दोहराए। अब अगली बार मुख्यमंत्री के तौर पे उनको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती और ना ही उनको बनाना चाहती है। ये जैसे उन्होंने वहां महाराष्ट्र में किया था, ये तय था कि नहीं, वो उद्धव ठाकरे को नहीं बनाना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकनाथ शिंदे को तोड़ा। यहां भी वो एकनाथ शिंदे को ढूंढ चुके हैं संजय झा के रूप में कि भाई इन्हीं की पार्टी के उसको लेके हम तोड़ लेंगे। लेकिन ये क्या नीतीश कुमार के रहते हुए इतनी आसानी से हो जाएगा? ये बीजेपी को इसमें इसी में कठिनाई आ रही है। और यहां जो आके वो अपना एक तरह से वो तेवर दिखा रहे हैं या नहीं मिलने वाली चीजें हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि अभी आई एम नॉट ए स्पेंट फोर्स, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो इससे पहले कि कोई विपक्षी या सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उनके खिलाफ कोई निर्णय करे, नीतीश कुमार उससे पहले निर्णय कर लेते हैं। इस मामले में वो बहुत ही तेज हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि दो बातें चाहिए उनको। एक तो आप अगर पार्टी तोड़ना चाहते हैं तो इस गलतफहमी में मत रहिए, हम टूटने नहीं देंगे। दूसरा, अगर आप चाहते हैं बिहार विधानसभा में कि आप हमको नीचा दिखा के और खुद लीडर बन जाएं या खुद किसी को, तो फिर हम वो कोalition में नहीं रहेंगे, फिर वो कोalition नहीं रहेगा, फिर वो दोनों साथ साथ चुनाव में नहीं जाएंगे। और तेजस्वी चाहे न चाहे, तेजस्वी को पॉलिटिकली सूट करेगा नीतीश कुमार उनको साथ आ जाए तो। उनके जो पारिवारिक संबंध हैं लालू यादव से और इसमें, तो तेजस्वी के पास ऑप्शन क्या है? अगर नीतीश कुमार आते हैं तो भले वो मौखिक रूप से बार बार मना करें कि नहीं नहीं चचा आप बहुत बार बदल चुके, चचा आप नहीं, तो लेकिन वो चचा अगर आ गए तो चचा को वो मना नहीं कर पाएंगे और ये सूट करेगा इंटायर इंडिया गठबंधन को। ये बीजेपी को कतई सूट नहीं करेगा, जिसने अनकंफर्टेबल कोalition जेडीयू के साथ बनाया है, नीतीश कुमार के साथ बनाया है। अनकंफर्टेबल किस तरह है? जेडीयू, नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिसने जाति जनगणना की बात कही, जाति आरक्षण दे दिया, न सिर्फ जनगणना करा ली अपने स्टेट में, उसके आधार पे उन्होंने रिजर्वेशन दे भी दिया, उसमें जो भी करना था स्टेट में कर डाला, दिखा दिया कि हमने किया है इसको। तो वो उसमें सबसे आगे हैं जो बीजेपी को कंफर्टेबल नहीं करता है। बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है और जाति के आधार पर आरक्षण देने के भी खिलाफ है। आज आप मंदिर मस्जिद संभल से लेके और तमाम जगह कर रहे हैं, नीतीश बाबू का वोट बैंक, नीतीश बाबू की पॉलिटिक्स को ये सूट नहीं करता है। आप वक्फ पे सवाल उठाते हैं, नीतीश बाबू को ये सूट नहीं करता है, तो वो अनकंफर्टेबल रिलेशन में है। ये नीतीश जी को भी पता है कि अगर हम ज्यादा दिनों तक इनके साथ रहेंगे तो हमारा जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था, जो अति पिछड़ा, अति दलित और मुसलमानों में भी जो अति पिछड़ा है या पसमानदा मुसलमान है, वो उनके साथ टूट के चले जाएंगे। तो क्या कोई लीडर चाहेगा कि वो अपने रहते हुए खुद को ही खत्म कर ले? तो ये वो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए निश्चित रूप से वो इस चिंता में होंगे, चिंतन में होंगे कि वो बीजेपी के साथ कितने समय तक चलें, वो भी तब जब बीजेपी दोनों तरीके से उनको खत्म करना चाहती है। विधानसभा में खत्म करने के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर जैसे एक पिन प्रिक करने के लिए भी भेज दिया है कि जाओ, कुछ नहीं तो तुम वोट काटोगे तो कम से कम उससे हमारे को फायदा हो जाएगा। और इधर आप कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बना दे पार्टी में किसी को, ये भी उनको पता है कि ये चल रहा है सब कुछ। तो इन दोनों स्थितियों में नीतीश कुमार निश्चित रूप से चिंतन मनन मंथन में होंगे कि या तो इनको दबाव में लेके और थोड़े दिनों खींच सकते हैं तो खींच लें, और नहीं तो इनकी टांग खींच लें।
दोनों में से कोई एक हो जाएगा, तो वो यहां चुपचाप नहीं बैठे होंगे, वो अपना चिंतन मनन कर रहे होंगे। बीजेपी के लिए भी ये क्रुशियल ईयर है, बिहार विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से नहीं। ये देखिए कि इस साल नवंबर में 75 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे होंगे, तो पार्टी के भीतर से, पार्टी के बाहर से अरविंद केजरीवाल ने तो चिट्ठी लिख दी मोहन भागवत जी को कि जो आपने नियम लगाए थे लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को और बीजेपी के तमाम ऐसे नेताओं को जिनकी उम्र 75 साल हो गई थी, उनको रिटायर करने में, क्या वही नियम नरेंद्र मोदी पर लागू होंगे या नहीं होंगे? तो ये दबाव, संघ परिवार भी उस बात से दबाव में है। बीजेपी के भीतर के भी कुछ लोग, क्यों अमित शाह नहीं चाहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं? क्या वो चाहेंगे कि हमको 80 साल में बनाया जाए? उनको भी तो एक उम्र उनकी भी नजदीक आ रही है। तो वो एक क्रुशियल ईयर है। इस साल ये रस्साकसी अंदर अंदर होगी, अंदर से होगी, बाहर से होगी, और इसमें फिर ये घटक दल कहां रहेंगे ये भी इनको देखना है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अभी तस्वीर साफ होगी। अभी तो वो सिर्फ दबाव बना रहे हैं और अपना ये पोस्चरिंग कर रहे हैं कि मैं आया हूं, नहीं मिलना चाहता हूं, भाई नहीं मिलूंगा मैं। मनमोहन सिंह से मिलना सिर्फ एक जेस्चर भर नहीं है। पॉलिटिक्स में कुछ भी जेस्चर नहीं होता है। किसी के शादी पे, किसी के बर्थडे पे, किसी के शोक के अवसर पर पहुंचना सिर्फ उस अवसर का वो होता नहीं है। आप 10 मिनट भी आप वहां बात करते हैं किसी से, तो आपने कौन सी बातचीत कर ली, यू नेवर नो कि आपने कौन सा फैसला कर लिया। 10 ही मिनट की तो बातचीत होती है। और आपको याद हो कि इंडिया गठबंधन में तो एक लेवल पे आके कांग्रेस जो है वो तैयार थी लगभग कि इनको हम चेहरा बना सकते हैं, इनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, या कुछ भी बने एक पोजीशन दे सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन भी नीतीश जी को इग्नोर नहीं कर सकती है। उनको मालूम है कि यहाँ एक और पॉलिटिकली जितने भी इनके आइडियोलॉजिकल वो हैं पॉलिटिक्स के, उसमें इंडिया गठबंधन सूट करता है। चाहे वक्फ का मसला हो, मंदिर मस्जिद का मसला हो, या आरक्षण का मसला हो, जाति का मसला हो, संविधान का मसला हो, कांग्रेस पार्टी ज्यादा सूट करती है नीतीश कुमार को बनिस्बत की बीजेपी के। तो ये देखना होगा कि इस पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल रिलेशन को वो कितना खींचते हैं और कब ये फैसला करते हैं। अगर फैसला उन्होंने वक्त पे नहीं किया तो ये भी तय है कि बिहार में एकनाथ शिंदे होना ही है, क्योंकि अगर केंद्र की मोदी सरकार को सरवाइव करना है तो उनको नीतीश बाबू की टांग तोड़नी होगी। या तो उनकी टांग टूटे या इनकी टांग खींच लें, ये दोनों में फैसला होना। जी जी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और बहुत सारे बिंदु हैं जो आपने यहाँ पर रखे हैं। और ये अमिताभ जी, नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए बिहार, जाहिर सी बात है, हिंदी पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य उनके लिए वो बेहद जरूरी है। वहां से बहुत कुछ केंद्र के लिए भी तय होता है, लेकिन इसलिए भी जरूरी है कि केंद्र की जो बैसाखी की सरकार है वो इसी तरह से चलती रहे। लेकिन उनको ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि ये बैसाखियों पर अब तक कब तक आखिर इसी तरीके से चलते रहेंगे, क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो इस तरह का नहीं रहा है। 14 और 19 में हमने देखा, और उससे पहले जब मुख्यमंत्री रहे। तो इस खेल को आप कैसे देख रहे हैं? अगर नीतीश कुमार बिना मिले किसी से भी अगर वापस चले जाते हैं, क्योंकि रात तक हम देखेंगे, हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी बने, लेकिन अभी तक तो नहीं मिले, इसलिए हम तमाम बातें कर रहे हैं। और लग रहा है कि शायद कोई मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का कोई भी औपचारिक बयान, ना ही कोई ट्वीट, ना ही कोई चीज उनकी तरफ से आई है। बिना मिले अगर चले जाते हैं तो फिर आप क्या देख रहे हैं? फिर आप देख रहे हैं कि इस महीने फिर कुछ बड़ा हो सकता है। अगर लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से उनकी तरफ से कोई इस तरह का बयान आता है, तेजस्वी या फिर लालू दे दें, तो फिर नीतीश कुमार भी सॉफ्ट हो सकते हैं, वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी किस तरह की पॉलिटिक्स करती है। महाराष्ट्र जीता जागता एग्जाम्पल फिलहाल है। जी, आपने जो कहा उसमें जाहिर बात है हम सारे लोग जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तमाम सारे अगर और मगर के बीच में फंसी हैं। और जाहिर बात है हम सब ये जान रहे हैं, सारे ही लोग, कि हाँ ये जो भी कुछ हो रहा है ये पॉस्चरिंग के लेवल पर हो रहा है। और ये बात अभी ओंकारेश्वर जी ने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये दरअसल बीजेपी का कभी नहीं चाहेगी कि वो जो है बिहार में
जो उसकी ग्रिप बढ़ने वाली है या बढ़ सकती है, उसको उसके लिए वो नीतीश कुमार को कहना चाहिए कि एक मौका दे दे, या नीतीश कुमार जो है, जो एकनाथ शिंदे की गति को प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि ओंकारेश्वर जी ने कहा, तो नीतीश कुमार भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो ये एक रस्साकशी है, जो बात यूसुफ ने भी कही और ओंकारेश्वर जी ने भी कही, कुल मिलाकर के, और ये अभी चलती रहेगी जब तक कि हम ये न देखें कि कहीं से कोई इस तरह का एकदम बिल्कुल जिसको नेल इन द कॉफिन कहते हैं, वो उस तरह का कोई मसला ना आ जाए। मुझे लगता है ये कुल मिला करके जब तक बीजेपी ये नहीं देख लेती, यानी जब तक उसके लिए ये कंफर्टेबल पोजीशन ना हो जाए कि भाई केंद्र में अगर उसकी जो सरकार है उसके लिए नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी, मान लीजिए नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ दें गठबंधन को, उनका साथ छोड़ दें, तो वो जो उनके एमपी जिनका उनको सपोर्ट मिलता है वो कहाँ जाएगा? जाहिर बात है वो नहीं रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर सरकार की जो नंबर गेम में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। जब तक बीजेपी इसको इंश्योर नहीं कर लेती, उस अंक को, उस मैथमेटिक्स को ठीक नहीं कर लेती, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये जरूर है कि हाँ, बीजेपी इस बार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को ये मैसेज देना चाह रही है, और वो मैसेज अमित शाह के जरिए चला गया है कि हाँ भाई ठीक है, हम जो है वो बाद में तय करेंगे कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन वही बात जो भी हम सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो अपने लिए जो है वो रूम पहले बनाकर चलते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ उनका फायदा है, कहाँ उनको जगह ठीक से मिलने वाली, जो उनकी कुर्सी है, जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो सही तरीके से पोषित होती रहे, उसको सही तरीके से जगह मिलती रहे। तो वो जब तक होगा तब तक मुझे लगता है ये आपस में चलता रहेगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि ये चीजें कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से जो बात यूसुफ ने कही थी, मुझे बिल्कुल सही लगती है कि बीजेपी के साथ उनका जो एक नेचुरल अलायंस रहा है एक लंबे समय से, वो कहीं ना कहीं उनको सूट करता है। हाँ, ये बात भी सही है उसके कंट्रास्ट में कि जो उनका एक मुस्लिम वोट वाला मसला है, जो मस्जिद, जिस तरह मस्जिदों के नीचे जो खोजा जा रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा कम्युनल टेंशन फैल गया है। और अभी जो बिहार में अभी एक घटना हुई कि एक लोक गायिका जो है वो रघुपति राघव राजा राम गा रही थी, तो उसको जिस तरीके से माफी मांगनी पड़ी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के नाम पर, तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ती हैं निश्चित तौर पर। और उस माहौल बिगाड़ने से कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की अपनी एक अपना जो वोट बैंक है, जो उनकी अपनी एक छवि है, और जो मुस्लिम मतदाता वहां का है, जिस तरीके से उनके साथ एक सेक्शन अलाइन होता रहा है, उस पर भी असर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि ये चीजें अभी जहां खड़ी हैं फिलहाल, कम से कम वो उसमें इतनी ड्रास्टिक एकदम से इतने ड्रास्टिक चेंज की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जैसा कि हम सभी लोग बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में बहुत अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, और वो जाहिर है कि वो अपने हिसाब से ही फैसले ले सकते हैं। तो जनवरी का महीना आने ही वाला है, और खरमास में पिछली बार भी उन्होंने खरमास में कुछ ना कुछ अपना मन बनाया थे, निर्णय लिए थे, तो ये खरमास चल ही रहा है। और अभी मकर संक्रांति के बाद जो बिहार में खिचड़ी का त्योहार जो है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उसके बाद जो दही चूड़ा होगा उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, किसके लिए किसका मतलब मुंह खट्टा होगा, किसका मुंह मीठा होगा, ये कौन जाने। लेकिन ये कि ये कुछ ना कुछ अभी आने वाला एक जो महीना है लगभग, इसमें इस तरह की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो चलेंगी, और कयासबाजियों का बाजार भी गर्म रहेगा। जी, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। यूसुफ साहब, महाराष्ट्र और बिहार में फर्क भी है। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है, और एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी में ढूंढा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि संजय झा वो एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार की परिस्थितियों में फर्क है। नीतीश कुमार बहुत मजबूत हैं बिहार में। उनका वोट बैंक जिस तरह का है वो सिर्फ एक तरह का नहीं है, बल्कि उनको कुछ हद तक मुसलमानों का एक तबका भी उनको वोट करता है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, यानी कि हर वर्ग का उन्हें वोट बैंक मिलता है। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा वहां पर नहीं है, ये भी बीजेपी की एक बड़ी परेशानी है। और ना ही बीजेपी बिहार में उस तरह से मजबूत है, और ना ही कोई बड़ा चेहरा है उनके पास। क्या नीतीश कुमार इसलिए भी बीजेपी की अभी मजबूरी है, और वो तलाश रहे हैं, और वो जेडीयू के अंदर ही तलाश रही है बीजेपी, कि उनको कोई चेहरा मिल जाए जिसकी बिना पर वो नीतीश कुमार के साथ वो खेल कर दें। और नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है कि वो राजनीति के माहिर, उनको ये सब कुछ बहुत अच्छे से पता चल रहा है, वो जान चुके हैं, और इसीलिए भी खामोश है। देखिए, बिहार में बीजेपी के पास चेहरा नहीं होना उसकी एक ताकत भी है, और ये जरूरी नहीं है। बीजेपी आज उस पोजीशन में आ गई है कि जहां उसे चेहरा होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र, हरियाणा में बीजेपी के पास कौन सा चेहरा था?
हरियाणा में उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को बनाया, उसको हटा के फिर सैनी को बना दिया। महाराष्ट्र में कौन सा चेहरा था? देवेंद्र फडणवीस तो चेहरा नहीं था महाराष्ट्र में उनका, और जो चेहरा थे वो रहे नहीं अब दुनिया में। या हम और देखें, असम में सर्बानंद सोनोवाल क्या था, बीजेपी का चेहरा थे? नहीं थे, उनको बनाया, बाद में हटा दिया, हेमंता को बना दिया जो कांग्रेस से आए थे। और यह पिछले साल 3 राज्यों में हम देखें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह बीजेपी ने नए बनाए हैं, नए चेहरा बनाए। नीतीश कुमार बीजेपी बिहार में बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी के साथ जो मैंने पहले बात कही थी कि साहब उनका जो गठबंधन बना था वो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बना था। अटल बिहारी वाजपेयी निजी तौर पर चाहे जो हो, लेकिन पॉलिटिक्स में उनकी जो स्वीकार्यता थी वो अक्रॉस दी पार्टी लाइन थी। और उनकी स्वीकार्यता की वजह ये थी कि देश में गठबंधन राजनीति को एक परमानेंट जो परमानेंट बनाया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। उनसे पहले जो गठबंधन हुआ करते थे वो रीजनल पार्टीज के गठबंधन के अंदर भी कई गठबंधन हुआ करते थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया कि गठबंधन राजनीति तभी सक्सेसफुल हो सकती है कांग्रेस के खिलाफ जब उसके सेंटर में एक मजबूत पार्टी हो और उसके साथ फिर छोटे छोटे दल हो, तो सेंटर उस फॉर्मूले पे बीजेपी गठबंधन पे आगे चल रही है। नीतीश बात नरेंद्र मोदी से थे 2002 के दंगों को लेकर के, और उसी वजह थी कि साहब नीतीश कुमार ने वहां 2010 में नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा नहीं किया था। बाद में पार्टी उन्होंने जब बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ा, लेकिन बाद में वही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं। तो अब वो ताकत बीजेपी नीतीश कुमार की नहीं रही बीजेपी बिहार में। पिछले चुनाव में उनकी ताकत घट गई है, बहुत ज्यादा घट गई है, और अब उन्हें उस ताकत को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जो बात अभी ओंकारेश्वर पांडे ने कही थी कि नेचुरल एलाइज जो है नीतीश कुमार का, अगर वोट बैंक के हिसाब से देखें, उनकी पूरी राजनीति के हिसाब से देखें, तो वो खुद जेपी आंदोलन से निकले हुए लालू के साथ, दोनों साथ साथ उन्होंने राजनीति शुरू की। फिर लीडरशिप को लेकर के क्लैश हुआ तो 1993-94 में उन्होंने लालू से अलग होके, तब तो जनता दल था ना, जनता दल से अलग होकर उन्होंने समता पार्टी बनाई, और लालू ने शरद यादव से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल बनाया, आरजेडी बना। तो एक लंबा इतिहास में दोनों की राजनीति शुरुआत में। तो नेचुरल एलाइज, वोट बैंक, राजनीति और पॉलिटिकल थिंकिंग, वो सब उनकी एक है, वो उनका नेचुरल एलाइज है। लेकिन वहां जाकर फिर उसके सत्ता में वर्चस्व की राजनीति आ जाती है। नीतीश कुमार का कहना यह है कि साहब जब जब हम लालू जी के साथ गए हैं तो इनकी अपनी पार्टी में और सरकार में लालू पीछे से दखलंदाजी करते हैं, और जो तेजस्वी यादव है वो ओवर स्मार्ट होकर काम करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो भाग के फिर बीजेपी की तरफ आ जाते हैं। यह दूसरी दिक्कत है। अब दिक्कत यह हो रही है कि बीजेपी का जो 2024 में लोकसभा में कद घटा है, और उसके बाद जो बीजेपी एकदम नुमाया तौर पे क्लियर कट हिंदुत्व के एजेंडे पर आई है, मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर के रूप में वोट बैंक ढूंढने की जो कवायद शुरू हुई है, और अब क्लियर हो गया। इसमें कहीं कोई पहले तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा पर्दा रहता था, छोटे लेवल पे लोग करते हैं, अब तो बड़े लेवल से हो रहा है। तो वहां से नीतीश की परेशानी शुरू हुई है कि जो मुसलमानों का समर्थन उन्हें उस वक्त मिलता था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, क्या वो अब भी मिलेगा? और दूसरी बात, नीतीश कुमार ने लालू यादव को जो पटखनी दी थी पॉलिटिकल मैदान में, उसके पीछे मुसलमानों में भी डिवीजन था। वो पसमानदा का जो इशू था, पसमानदा मुसलमान, वो बिहार में काम किया, और वहां जो आंदोलन चल रहा था 1990 के दशक से शुरू से, अली अनवर, एजाज अली, उन लोगों ने चलाया पसमानदा मुसलमान का आंदोलन। उसका फायदा नीतीश कुमार को हुआ, क्योंकि लालू की पार्टी में या कांग्रेस में उससे पहले जो अशराफिया तबके के मुसलमान हैं उनका वर्चस्व था, और जो नीचे जो ओबीसी मुसलमान है वो हाशिए पर थे। तो वो ब्लॉक जो नीतीश को समर्थन मिला अली अनवर के रूप में, एजाज अली के रूप में, उससे उनको फायदा हुआ, और उन्होंने अपना वोट बैंक तो यादवों के खिलाफ पूर्वी और दूसरी जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनका एक बड़ा महागठबंधन बनाया, और जो पसमानदा मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार को मिला वो एक प्लस पॉइंट बनकर हो रहा, वो उनकी ताकत बनी। लेकिन अब वो चूंकि मुसलमानों के खिलाफ इतनी दफन बीजेपी ने फैला दी है कि सेकुलर दलों के अंदर ही मुसलमानों की जो अहमियत थी वो कम हो गई है, घट गई है। कोई भी नेता जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहता है, चाहे उत्तर प्रदेश पे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या बिहार में लालू, वो खुद मुसलमानों से पिट छुड़ाने लगे, उनके साथ दिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारा अपना वोट बैंक भाग जाएगा। तो इन हालात में नीतीश कुमार के सामने संकट है। तो ये मुझे लगता है कि वो अंदर का जो कैलकुलेशन है उनका नफे नुकसान का, तो भाई इधर जाने से फायदा, उधर जाने से नुकसान क्या होगा। दूसरी बात ये भी है कि क्या नीतीश कुमार एक और टर्म मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं? तो जब पिछली बार वो आए थे छोड़ के बीजेपी को, और सरकार में मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाया था तेजस्वी यादव को, तो उसी दिन से चर्चा शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करेंगे
और अगले चुनाव में वो अपने भतीजे यानी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। ये तब चर्चा आम थी और तेजस्वी यादव भी इसी माइंडसेट के साथ राजनीति कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के शाने बशाने जाकर के डिसीजन लिए और ये कहा कि हम डिसीजन ले रहे हैं और वो सब चीजें हुई। तो क्या वो अगर अगर नीतीश कुमार ये भी सोच सकते हैं कि भाई अगर अगली बार मुझे मुख्यमंत्री रहना ही नहीं है, बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी, तो फिर मैं क्यों बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने दूं? तो जो मेरी ओरिजिनल पॉलिटिकल रूट है, मैं उसमें वापस क्यों नहीं जाऊं? ये भी एक थॉट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इन सब ये तमाम सारी चीजें जो है ये अभी मंथन चल रहा है और इस मंथन से क्या निकलेगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार की आज बीजेपी नेताओं से मुलाकात नहीं होती है तो मुझे लगता है जो अमिताभ जी ने भी कहा और उपायुक्त ने भी कहा कि भाई ये जो टाइम चल रहा है खरमास का के बाद क्योंकि तीनों बार जो पलटामारी हुई है इसी दौरान हुई है, इसी लगभग इसी मौसम में हुई है। ये तीसरा मौसम में क्या होता है, क्या गुल खेलेगा, तो ये थोड़ा सा देखते हैं। वैसे भी मौसम बहुत ठंडा है अभी। आज हम देख रहे थे मौसम का कि तो 2-3 दिन घना कोहरा रहेगा, तो पॉलिटिक्स का ये कोहरा भी छटेगा तो देखते क्या नया सूरज क्या लेकर है, नए साल का नया सूरज क्या बिहार की राजनीति में क्या गुल खिलाता है, इस पर थोड़ा नजर रखने की जरूरत है। देखना जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार की सियासत, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बिहार तक महदूद नहीं बल्कि केंद्र में इससे ज्यादा उथल पुथल होने जा रही है। और नीतीश कुमार को ओमकारेश्वर जी ये पता है कि उनके लिए लास्ट चांस तो है ही, लेकिन वो बार्गेनिंग की बहुत मजबूत स्थिति में खड़े हुए हैं। उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो जिधर चाहे उधर जा सकते हैं। उनके अभी बीजेपी इस उसमें तो नहीं है कि बिना नीतीश के वो उतरे 2025 में विधानसभा के चुनाव में, या आपको लगता है कि वो ऐसा कर सकती है, या फिर आपको लगता है कि नीतीश कुमार के लिए सुटेबल अभी ये है कि वो आरजेडी के साथ जाएं, इंडिया गठबंधन के साथ जाएं, अपनी आखिरी पारी वो इस तरह से खेलें कि देखिए वो समाजवाद का एक चेहरा या उस आंदोलन से निकले हुए एक उदारवादी चेहरा, और उन्होंने आखिरी वक्त में ये तय किया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि जो भी उनकी जिस तरह की पॉलिटिक्स है, चाहे वो संविधान विरोधी रही हो या जातिगत जनगणना को लेकर हो या मुसलमानों को लेकर हो, उस सब के खिलाफ उन्होंने एक स्टैंड लिया। क्या इतनी बड़ी बात कर सकते हैं नीतीश कुमार जो मोदी जी के पैरों में भी एक तरह से गिरे हुए हमें नजर आए अभी 2-3 बार? जो पैरों में गिरता है वो पैरों को पलट भी देता है कई बार। और नीतीश बाबू ही नहीं, पॉलिटिक्स में भी जितने लोगों को आप देखिए कि जो आदमी कहते हैं वो करते नहीं है। आप हरियाणा चुनाव को याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले कहा कि हम तो मनोहर लाल खट्टर के साथ स्कूटर पे पीछे बैठ के जाते थे चुनाव प्रचार में। अगले दिन उनकी कुर्सी खींच ली। जिनके साथ आप स्कूटर पे घुमा करते थे अगले दिन उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो ऐसी बातें अनेक बार होती हैं। जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, डायस नहीं शेयर करना चाहते थे, न सिर्फ जुड़े बल्कि आज पांव छू रहे हैं। तो पांव छू लेने से ये नहीं हो गया कि उन्होंने हमेशा के लिए सरेंडर कर दिया है। वो कल पांव पलट भी सकते हैं। वो नीचे से आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि पांव छूने के बहाने टांग खींच दिया, ये हो सकता है। देखिए मूल बात ये है कि 75 साल पूरे होने पे आप रिटायर होने को तैयार नहीं है। आप देश को ये कह रहे हैं कि मैं 2047 तक प्रधानमंत्री बना रहूंगा और देश का विकास करूंगा। नीतीश बाबू मार्च 1951 का जन्म है, 73 पूरे होके अब मार्च में उनका 74वां शुरू होगा, तो वो तो 75 में भी उनके 2 साल बाकी हैं। तो वो फिर क्यों रिटायर होने लगे? और आप उनको विजिबली रिटायर करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह जी जब चुप हो जाते हैं नेतृत्व के मसले पे और ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान रहे हैं कि इस बार हम नीतीश बाबू को नहीं बनाने वाले हैं चेहरा, या उनके नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहते हैं, या उनको हम अगला मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मान के चल रहे हैं। वो वही काम आप करने जा रहे हैं जो आपने महाराष्ट्र में किया। तो महाराष्ट्र में तो एक नाथ शिंदे अभी यंग है, वो अभी ठीक है, मान लेंगे, क्योंकि उनको 2.5 साल आपने मौका दिया था, 2.5 साल वो दूसरे को मौका दो, अपने सीएम को हटा के डिप्टी सीएम आपने बनाया था। यहां पे डिफरेंट सिचुएशन है। यहां महाराष्ट्र आसानी से दोहराया नहीं जा सकता है। ये बीजेपी को दिख रहा है और नीतीश बाबू दोहराने देंगे नहीं, क्योंकि अभी अस्वस्थता के बावजूद इतने स्वस्थ जरूर हैं कि वो राजनीतिक निर्णय ले सकें। और ये जो विपरीत स्थितियां हैं उसमें उनको देखना पड़ेगा कि हम पॉलिटिकली क्या निर्णय करें जिससे उनका सर्वाइवल भी हो।
ये बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि वो बिहार के मसले पे कोई निर्णय करेंगे और वो फिर केंद्र में की सरकार को अस्थिर कर देगी, तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। तो हो सकता है कि ये वेट कर रहे हैं, टेलीफोनिक बातचीत हो रही हो कि आप लोग तय कर लो तभी मिलेंगे हम, या एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए तब मिलेंगे। ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है, और वो भी है कि भाई जैसे चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो स्टेट वेलफेयर की लिस्ट लेके आते हैं कि मैं एलआई पार्टनर हूं तो हमारे स्टेट में ये वेलफेयर की ये स्कीमें इतने इतने हजार करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, वो ले जाते हैं। नीतीश बाबू आते और कहते कि जो बिहार पैकेज मिलना था या जो हमें स्पेशल स्टेटस स्टेट का राज्य का दर्जा मिलना था वो मिल जाता तो बिहार के लोगों को थोड़ी खुशी होती। लेकिन अभी तो पॉलिटिकल सर्वाइवल के मसले पे ये एक तरह से खींचतान या बार्गेनिंग, जो इनडायरेक्ट बार्गेनिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग ऐसे ही होती है। वो क्या हुआ, एक नाथ शिंदे 2 बार 3 बार बीमार पड़े, 11-12 दिन बाद जाके वहां आपको मुख्यमंत्री दोबारा फडणवीस को बनाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं फडणवीस और एक नाथ शिंदे की सेटिंग थी ना आपस में, तब जाके ये हुआ। तो यहां भी ये जो पोस्चरिंग कर रहे हैं वो ये 2-3 बातों से कर रहे हैं। मैं उसको लब्बे-लुआब पे आता हूं। एक तो बिहार विधानसभा में उनको क्लियर कट पार्टी का चेहरा, मतलब कोalition का चेहरा, पार्टी का चेहरा तो वही है, वो मुख्यमंत्री तो वैसे भी बन जाएंगे, आप चेहरा बनाए ना बनाए, वो तेजस्वी के साथ जाके चेहरा बन जाएंगे। तो वो हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर इस कोalition में चुनाव लड़ना है तो कोalition हमको फेस बना ले और ये श्योर कर दे कि अगले चीफ मिनिस्टर हम होंगे। उसके हिसाब से जितनी सीटें वो मांग रहे हैं जो साथ में लड़ने के लिए, उतनी सीटें सुनिश्चित हो जाएं। और तीसरी बात है कि ये जो एक नाथ शिंदे जैसी बातचीत जो हवा में चल रही है कि आप ये करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं सांसदों को, वो बात ना हो, इसलिए ये सारा का सारा मसला जो है वो अटका हुआ है। देखना है, अब यूसुफ भाई भी ठीक कह रहे थे कि आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल, सबको इंतजार है नीतीश कुमार का। क्या है, नीतीश कुमार फिर से कोई सियासी बड़ा फैसला कोई ले सकते हैं, क्योंकि जैसे यूसुफ साहब ने कहा कि ये वही दिन थे जब इंडिया गठबंधन से उन्होंने पलटी मारी थी, नाराज हुए थे, और फिर उसके बाद हमने देखा जो कुछ हुआ। क्या वैसा ही कुछ होने जा रहा है? क्या मकर संक्रांति के बाद कुछ बड़ा हो सकता है? ये देखना होगा। लेकिन उनकी खामोशी, दिल्ली आना, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात न करना, ये यूं ही तो नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है जिसकी चर्चा भी हमने की है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अमिताभ जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, यूसुफ साहब आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो कार्यक्रम को यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।